प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। और इस पाठ के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो बातें जानी उसका सार ये है कि हम लोगों ने जाना कि जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और जनन के उपरांत जो संतति पैदा होती है वह अपने जनक से किस प्रकार भिन्न होती है, और यह विभिन्नता उस जाति के संरक्षण में, उस जाति के अस्तित्व के बने रहने में कितनी सहायक होती है, ये बातें हम लोगों ने जानी। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो एकल जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही जीव संतति पैदा करने में सहभागिता करता है, ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि कायिक प्रवर्धन है, विखंडन है, खंडन है, जो एक कोश की या निम्न स्तर के बहुकोश की जीव है उनमें इस तरह का अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिनमें विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन आदि विधियों के अंतर्गत संतति पैदा होती है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो जनक से संतति बनती है उसमें और जनक में बहुत ज्यादा समानता होती है, किंतु जो जनन का दूसरा रूप है लैंगिक जनन, इसमें जनक और संतत में समानता तो होती है पर समरूपता नहीं होती, क्योंकि लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव, उसी जाति के दो भिन्न जीव संतान उत्पत्ति में सहभागिता करते हैं, जिसे हम नर या मादा कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक कशेरुकी प्राणी और एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जिसमें केवल नर युग्मक पाया जाए वह नर, और मादा युग्मक किसी दूसरे प्राणी में पाया जाए उसे हम मादा कहते हैं। ये नर युग्मक और मादा युग्मक ही किसी के नर और मादा होने को निर्धारित करते हैं। मनुष्य में नर युग्मक अलग जीव में और मादा युग्मक अलग जीव में, भिन्न जीव में प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, जिसमें नर युग्मक होता है वह नर, और जिसमें मादा युग्मक होता है वह मादा होता है मादा होती है। इस प्रकार से मनुष्य एक कशेरुकी और एक लिंगी प्राणी है। और जैसा कि सभी कशेरुकी प्राणियों में लैंगिक जनन होता है, वैसा ही मनुष्य में भी लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में एक खासियत और है, इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या हुआ? इसमें नर और मादा के जननांगों में असमानता होती है। हम लोग जब शिशु पैदा होता है तो उसके पैदा होने पर ही उस लैंगिक असमानता की वजह से पहचान सकते हैं कि ये नर शिशु है और ये मादा शिशु। यह लैंगिक द्विरूपता है जो कि मानव में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य में लैंगिक जनन है क्या? तो प्रिय विद्यार्थियों, लैंगिक जनन के अंतर्गत, जैसा कि हम लोगों ने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ा था, लगभग वैसी प्रक्रिया है। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है। अब ये भ्रूण यदि सुरक्षात्मक आवरण के साथ अंडे के रूप में मादा से बाहर आता है तो जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे हम अंडज या अंडेयुज कहते हैं, ओविपेरस। किंतु यदि यह भ्रूण अल्प विकसित या विकसित अवस्था में मादा से बाहर आता है तो ऐसी संतान जरायुज कही जाती है, जिसे हम विविपेरस भी कहते हैं। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत आपने देखा कि जीवों में दो तरह के प्राणी हैं, एक अंडज और एक जरायुज। अंडज या अंडेज उन्हें कहते हैं जिसमें
नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, वह भ्रूण यदि एक सुरक्षात्मक आवरण में अंडे के रूप में मादा से बाहर आता है तो वह प्राणी अंडयुज या अंडज होता है, ओविपेरस। और यदि निषेचन के बाद बना हुआ भ्रूण मादा के शरीर में ही विकसित होता है और विकसित होने के बाद या अल्प विकसित अवस्था में यदि मादा से बाहर आता है तो ऐसा संतान, ऐसी संतति जरायुज या विविपेरस कही जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मानव में जन्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ इससे जुड़ी हुई अन्य बातों को जानना चाहिए। जब मनुष्य की संतान पैदा होती है तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, उसमें उसके शरीर में आकार में परिवर्तन होता है, उसके दूध के दांत झड़ करके उसकी जगह नए दांत आ जाते हैं। ये वृद्धि की प्रक्रिया में एक स्थिति, एक स्टेज ऐसी आती है जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है या बालिका किशोरावस्था में प्रवेश करती है। तो इस किशोरावस्था के प्रारंभ में मनुष्य के शरीर में कुछ और परिवर्तन आते हैं जो उसमें यौवन के आरंभ का सूचक होता है। ये जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था के प्रारंभ में, इसे हम शारीरिक वृद्धि नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि जो शरीर का सौष्ठव है, शरीर का अनुपात है, वो बदल जाता है। इसी वजह से हम किसी बच्चे को देख करके जब तक वो बच्चा होता है तब तक हम कहते हैं कि ये बच्चा है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि हम उसे देख कर कह सकते हैं कि अभी ये युवा हो गया, अभी बच्चा नहीं रहा, अभी किशोर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके शारीरिक सौष्ठव में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके शारीरिक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। अभी परिवर्तन कैसे होते हैं? तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो नर और मादा में सामान्य होते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो केवल नर में होते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो केवल मादा में होते हैं। तो पहले हम लोग सामान्य परिवर्तनों के बारे में जाने। सामान्य परिवर्तनों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जननांगों के, जहां जननांग जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहां पर बाल गुच्छ निकल आते हैं और इनका रंग भी गहरा होता है। हाथ, पैर एवं चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा भी अक्सर तैली हो जाती है, कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए अधिक सचेष्ट, अधिक सजग हो जाते हैं। जिसका उदाहरण ऐसा समझा जा सकता है कि बालक अब शीशे के सामने ज्यादा समय व्यतीत करने लगता है, दर्पण में ज्यादा समय व्यतीत करता है, वो अपने ड्रेस के प्रति, अपने बाल के प्रति, अपने चेहरे के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है। ये परिवर्तन आता है। अब दूसरी ओर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो केवल नर में दिखाई पड़ते हैं। वृषण कोशों में और शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। वृषण कोश क्या होता है? हमारे जो जननांग है, जो पेशाब का रास्ता है, उसके पास में एक अंडे जैसी थैली होती है, उसे हम अंडकोश, वृषण कोश कहते हैं, और उसी में वृषण पाया जाता है। तो जब तक बच्चा होता है बालक, तब तक उसके वृषण के आकार में वृद्धि नहीं होती, लेकिन किशोरावस्था के आरंभ में, युवावस्था के आरंभ में उस वृषण कोश में वृद्धि हो जाती है। और जो शिश्न है, शिश्न जिसे हम इंग्लिश में पेनिस भी कहते हैं, यह जिस रास्ते से मानव मूत्र त्याग करता है, नर मानव, उसे हम शिश्न कहते हैं। उस शिश्न के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। दाढ़ी मूछ निकल आती है, उनकी आवाज फटने लगती है, भारी होने लगती है। दिवा स्वप्न अथवा रात्र में अक्सर शिश्न के आकार में विवर्धन के कारण शिश्न ऊर्ध्व हो जाता है। इसी तरह से कुछ परिवर्तन केवल मादा
में होते हैं, लड़कियों में होते हैं। जैसे लड़कियों के स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और जो स्तन का अग्र हिस्सा होता है, अग्र त्वचा होती है, उसका रंग भी गहरा होने लगता है। इसी समय लड़कियों में रजोधर्म, जिसे आप मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत हो जाती है। ये सभी जो परिवर्तन है ये महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, ये अचानक परिवर्तन नहीं होते। और ये जो परिवर्तन है ये सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में और तीव्रता से हो जाते हैं, कुछ में ये परिवर्तन देर से और बहुत धीरे धीरे होते हैं। उदाहरणतः कुछ लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ जल्दी आ जाती है, कुछ लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बहुत देर से आती है। कुछ बालिकाओं के स्तन शीघ्र विकसित हो जाते हैं और कुछ बालिकाओं के स्तन विकसित होने में समय लगता है। तो ये परिवर्तन एक निश्चित समय में नहीं होता है। और ये जो परिवर्तन होते भी हैं इसमें अलग अलग व्यक्तियों में विविधता दिखती है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का जो पैटर्न है, जो कांख और जननांगों के पास आ जाते हैं, उनका वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शिश्न की आकार, आकृति भी भिन्न होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर के लैंगिक पहलू, लैंगिक परिपक्वता के पहलू अर्थात ये दर्शाते हैं कि ये परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना, कांखों के और जननांगों के पास बालों का निकलना, स्तनों का विकास होना और त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना, ये जो परिवर्तन है ये लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। अर्थात ये दर्शाते हैं कि मनुष्य, ये प्राणी अब धीरे धीरे लैंगिक रूप से परिपक्व हो रहा है, अर्थात वो उसमें जनन की क्षमता विकसित हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि इस आयु में शरीर में ये जो लैंगिक परिपक्वता है ये क्यों परिलक्षित होती, क्यों दिखाई पड़ती? तो हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के लिए, खास कार्यों के लिए, विशेष कामों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं का समूह होता है, तत्व होता है, अंग होते हैं। तो लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। जो जनन का कार्य है इसमें शरीर की प्रत्येक कोशिका भाग नहीं ले सकती। जनन कार्य में जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन के प्रक्रम में, प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन विशिष्ट कोशिकाओं को ही हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो जनन कोशिकाएं हैं इसका निर्माण जिस अंग में होता है और जिस अंग की सहायता से, जिन अंगों की सहायता से वह जनन कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलती हैं या शरीर के अंदर जिस जगह पर विकसित होती है, वो सभी अंग सम्मिलित रूप से जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ क्या है। लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का संलयन, मिलन, जिसे हम निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नरयुग्मक और मादा युग्मक मिल करके मिलते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। यही लैंगिक जनन है। और ये इस लैंगिक जनन प्रणाली में दो भिन्न व्यक्ति भाग लेते हैं। तो हमको ध्यान रखना होगा कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का, और जनन कोशिकाएं क्या है, नर में पाई जाने वाली जनन कोशिकाएं जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं और मादा में पाई जाने वाली जनन कोशिकाएं जिन्हें मादा युग्मक कहते हैं।
इनका संलयन, और इनके संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। अब ये जो जनन कोशिकाओं जनन है, ये जो जनन कोशिकाएं हैं, इनके बाह्य मोशन के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधा में होता है। आपने देखा कि परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर जाता है, और वर्तिकाग्र पर चूंकि वर्तिकाग्र थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो उस पर परागकण चिपक जाता है, और परागकण एक जगह से फूट करके वहां से नलिका निकलने लगती है, और उस परागकण के अंदर ही नरयुग्मक होता है, और वो नरयुग्मक, वो जो नलिका निकलती है, उस नलिका के जरिए वर्तिकाग्र के मूल में स्थित जो अंडाशय है, वहां तक वह परागकण की नलिका पहुंचती है, और उस परागकण की नलिका के माध्यम से परागकण में स्थित जो नरयुग्मक है, वह वहां से परागनलिका के माध्यम से होते हुए अंडाशय में आकर के अंडाणुओं से मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जनन कोशिकाओं का बाह्य मोचन हुआ, बाहर मोचन हुआ। दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा भी जनन कोशिका का आंतरिक स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसा कि अनेक प्राणी में होता है, खासकर मनुष्य। क्या होता है कि दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं का आंतरिक स्थानांतरण होता है। अब दूसरी ओर क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग या संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिश्न या पेनिस के ऊर्ध्व होने की क्षमता। मनुष्य में जो नर प्राणी है, जैसा कि हमने बताया कि उसमें जो नर युग्मक है वह वृषण में बनता है। वृषण कोश होता है, वृषण कोश के अंदर ही नर युग्मक, जिन्हें हम शुक्राणु कहते हैं, बनता है। और उस शुक्राणु का मोचन यानी शुक्राणु का बाहर निकलना और उस शुक्राणु का स्थानांतरण मादा में किया जाता है। अब इसके लिए विशेष अंग की निर्मित प्रकृति द्वारा हुई है, जिसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं। शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता। स्तनधारियों में, जैसे कि मानव में, शिशु मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 महीने तक जो मानव में शिशु है वो मां के शरीर में गर्भस्थ रहता है, गर्भ में स्थित रहता है, तथा जन्म के उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक। आइए अब हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ें। नर जनन तंत्र है क्या? जनन कोशिका, ध्यान रखिए, जनन कोशिका, जैसा कि मैंने बताया कि जनन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि विकसित प्राणियों में विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अंगों का निर्माण होता है। इसी प्रकार की जनन प्रक्रिया है। जनन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जनन कोशिकाओं का निर्माण मनुष्य में, नर में वृषण में, और मादा में अंडाशय में होता है। अभी हम लोग आगे इस बात को और विस्तार से जानेंगे, उसी बात को जानने चल रहे हैं। तो जो जनन कोशिका है नर में, उसे हम नरयुग्मक कहते हैं, और इसका नाम शुक्राणु दिया गया है। मादा में, अंडाशय में वो मादा युग्मक या जनन कोशिका बनती है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। तो हम नर जनन तंत्र के बारे में जानने चल रहे हैं। तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, वो अंग जिनमें जनन कोशिका बनती है, एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। जिस जगह पर निषेचन होना है, जिस स्थान पर शुक्राणु का यानी नर जनन कोशिका का और अंडाणु यानी मादा जनन कोशिका का मिलन होना है, संलयन होना है, उस स्थान तक जनन कोशिका को पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। जैसा कि हम सभी अभी चित्र में देखेंगे,
तो नर जनन कोशिका, जिसको हमने कहा शुक्राणु नाम दिया गया, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जिसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में टेस्टिस भी कहते हैं। यह टेस्टिस या वृषण कहां स्थित होता है? यह उदर गुहा, यानी हमारे जो पेट का निचला हिस्सा है, उदर गुहा, गुहा यानी कि एक थैली। तो हमारा जो पेट है, जिसमें आमाशय है, किडनी है, स्प्लीन, प्लीहा है और तमाम छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब हमारे उदर गुहा में। ये जो वृषण है, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण क्या है? आखिर मनुष्य के जो महत्वपूर्ण सारे अंग हैं वो उदर गुहा में पाए जाते हैं। तो वृषण, जो कि नर, जहां पे नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, वो उदर गुहा से बाहर क्यों पाया जाता है? उसका जवाब ये है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस तापमान पर शुक्राणु का विकास नहीं हो सकता। शुक्राणु के विकास के लिए मनुष्य का जो सामान्य तापमान, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम की आवश्यकता पड़ती है शुक्राणुओं के अच्छी तरह से निर्माण में। और मनुष्य का जो साधारण तापमान है, उस तापमान पर शुक्राणु जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उदर गुहा से बाहर वृषण स्थित होता है। और ये जो वृषण है, ये जिस थैली में स्थित होता है उसे हम वृषण कोश कहते हैं। इस वृषण से, वृषण में तमाम महीन कुंडलित शुक्र नलिकाएं होती हैं, जिसमें शुक्राणु जनन की क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण से नर हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका स्रावण होता है। ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है नर हार्मोन्स का नाम। तो नर हार्मोन, प्रमुख नर हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है? वृषण। ये करता क्या है? ये नर में लैंगिक परिपक्वता को बढ़ाता है, लैंगिक परिपक्वता में सहायक होता है। इसके अलावा वृषण से ही एक और हार्मोन्स निकलता है, स्रावित होता है, जिसे हम एंड्रोस्टेरोन कहते हैं। एंड्रोस्टेरोन, लेकिन मुख्य रूप से नर हार्मोन के रूप में टेस्टोस्टेरोन की ही चर्चा होती है। ये, जैसा मैंने बताया, ये यौवन अवस्था को प्रेरित करता है।